चैनल में आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो देख लेते हैं हम क्विकली इसमें किस टॉपिक में इसको कवर करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या है और इससे रिलेटेड लीडिंग केसेस क्या है। तो जैसा आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पार्लियामेंट को और स्टेट की लेजिस्लेचर को पावर दी हुई है कि आप कौन कौन से टॉपिक पे लॉ बना सकते हो। और ये दिया हुआ है कौन से शेड्यूल में, कौन सी अनुसूची में? यस, अनुसूची 7 में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई हैं। एक है लिस्ट 1 जो पार्लियामेंट को एम्पावर करती है लॉ बनाने के लिए। दूसरी है लिस्ट 2 जो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करती है। और तीसरी है समवर्ती सूची या लिस्ट 3 जिसपे चाहे तो पार्लियामेंट और चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कब अप्लाई होती है। तो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 का 1 और 2 सब आर्टिकल है, ये टेरिटोरियल नेक्सस से मेनली रिलेटेड है। तो अभी ये क्या बोलता है मेनली आर्टिकल 245 1 एंड 2? 1 ये बोलता है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और लिस्ट 2 के अंदर में जितने भी टॉपिक हैं उन पे स्टेट लेजिस्लेशन लॉ बना सकती है। लेकिन इसका सब आर्टिकल 2 जो 245 का है ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है लेकिन उसमें उसकी टेरिटरी क्रॉस हो गई है, मतलब वो स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में जाके चला गया है, तो सिर्फ वो इस कारण से इनवैलिड नहीं होगा कि उसने अपनी टेरिटरी को क्रॉस कर दिया है। तो मेनली ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो ऐसे लॉ अगर बना देती है जो अपने ज्यूरिडिक्शन से क्रॉस करके स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में और उसकी टेरिटरी में चले जाते हैं तो भी वो वैलिड माने जाएंगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर एक स्टेट लॉ बनाता है तो अगर वो दूसरे स्टेट की बाउंड्री में क्रॉस कर जाता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल कुछ भी बोलता नहीं है। तो वो हम केस लॉ के थ्रू देखेंगे कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के बाद में केसेस आए हैं उन पे इस डॉक्ट्राइन को और भी एस्टेब्लिश किया है। पर मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब क्या है। मैं समराइज करता हूँ दोबारा से एक बार कि अगर कोई लॉ किसी ने पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट ने बनाया है और वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी हो रहा है, वो अपनी सीमा को लांघ भी रहा है, लेकिन उसमें नेक्सस है, उसमें कुछ रिलेशन है कि वो क्यों लांघ रहा है, क्यों जस्टिफाइड है, तो भी वो वैलिड हो सकता है। अब हम इसमें कुछ केसला देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें बहुत ही एक लीडिंग केसला है स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम आरएमडी चमर बाग वाला। ये बहुत लीडिंग केस है। इसके फैक्ट इस तरह से हैं, अब इसमें मुझे आपको मुझे हेल्प करनी है। मैं इसके फैक्ट बताऊंगा और इसमें जो झगड़ा था, कंटेंशन था, वो बताऊंगा और आपको फिर डिसाइड करना है जो कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देगा। तो इस एक्ट के इसके फैक्ट ये हैं कि इसमें कर्नाटक से एक न्यूज़पेपर छपता था जिसका सर्कुलेशन महाराष्ट्र में भी होता था। अब सर्कुलेशन महाराष्ट्र में भी होता है, अब उसमें उसमें प्राइज कंपटीशन था, उसमें उसमें क्विज आती थी। अब क्विज क्विज एक तो क्विज क्वेश्चन की थी, स्किल बेस्ड क्विज थी और कुछ गैम्बलिंग या लॉटरी जैसी थी। अब उसमें जो भी महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले उसमें पार्टिसिपेट करते थे तो उसमें उनको कुछ फी भरनी पड़ती थी और उसमें फिर बाद में न्यूज़पेपर के मालिक को बेनिफिट होता था। अब ये बताइए, न्यूज़पेपर के मालिक को बेनिफिट हो रहा है महाराष्ट्र की पब्लिक से और अखबार आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो अब इस लॉटरी और प्राइज की मनी पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है या नहीं लगा सकती? अब जब बॉम्बे लॉटरी एंड प्राइज कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया न्यूज़पेपर पे, तो न्यूज़पेपर के जो मालिक थे वो कोर्ट में चले गए, बोला हम तो तुम्हारे यहाँ से अखबार छापते ही नहीं है, तो आप हम पे कैसे टैक्स लगा सकते हो? अब चूंकि ये स्टेट का एक्ट है, अब वो कर्नाटक में कैसे जाके टैक्स लगाएगा? अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका कोई डायरेक्ट प्रोविजन है नहीं।
तो अब बताइए कोर्ट इसमें क्या करेगा। तो अगर आप बोलते हैं हाँ वो टैक्स लगा सकता है तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो चाहे न्यूज़पेपर कर्नाटक में पब्लिश हो रहा हो, लेकिन चूंकि उसका सर्कुलेशन महाराष्ट्र में है, उसका सर्कुलेशन बॉम्बे में है, और यहाँ से मनी जा रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे एक नेक्सस हो जाता है। यहाँ पे बॉम्बे या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी इस पे अपने एक्ट इम्प्लीमेंट कर सकता है, चाहे न्यूज़पेपर कहीं दूसरी जगह से भी पब्लिश हो रहा हो। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड करार दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे और क्लैरिटी हुई होगी। इसमें एक और बहुत बढ़िया केस है जिसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, वो है स्टेट ऑफ बिहार बनाम चारुशीला दास। अच्छा, इसमें भी आपको मुझे हेल्प करनी है। मैं इसके फैक्ट बताता हूँ और इसमें क्या कंटेंशन था वो बताता हूँ। अब इसमें एक ट्रस्ट थी। अब एक ट्रस्ट चल रही है, मान लिया वो बंगाल में, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है वो बिहार के अंदर भी आ रही हैं। ट्रस्ट में जो मनी कलेक्शन हो रहा है और दूसरी एक्टिविटी हो रही है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो बंगाल के अलावा बिहार के लोगों के द्वारा भी हो रहा है। अभी इसमें क्या किया, अब बिहार गवर्नमेंट ने उसकी टैक्स उस ट्रस्ट पे, अपने ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत उस पर टैक्स लगा दिया। अभी ट्रस्ट ओनर ने बोला कि नहीं, मेरी ट्रस्ट तो बंगाल की है, अब बिहार गवर्नमेंट मुझ पे कैसे टैक्स लगाती है, मैं तो बंगाल गवर्नमेंट को टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं हम लोग। तो अभी ये मामला कोर्ट में गया। तो अब बताइए, ट्रस्ट बंगाल की, जिसकी एक्टिविटी बंगाल से बाहर जा करके बिहार में भी फैली हुई है, उस पर बिहार गवर्नमेंट अपना लेजिस्लेशन ला करके उस पर टैक्स लगा सकती है या नहीं लगा सकती है? ओके, अगर आपका आंसर हाँ है कि हाँ, चाहे वो ट्रस्ट बंगाल की है, लेकिन चूंकि उसका नेक्सस है, नेक्सस मीन्स टैक्स की एक्टिविटी बिहार में भी है, तो बिहार का जो ट्रस्ट एक्ट है वो भी उस पर अप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो बंगाल की ट्रस्ट हो, तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि यहाँ पे टेरिटोरियल नेक्सस है और इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई करके उसको वैलिड करार दिया गया। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों टॉपिक के डिस्कशन में आपको ये डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्लियर हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।